हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सभी बेहतर होंगे, सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जून वाली कर रहे होंगे। और जो आज हम थिंकर लेकर आए हैं वो मैक्स वेबल आए हैं इस क्लास में। उनके बारे में कुछ आज जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज दी है। और मैं आप सभी को बता दूं, जो हमने पिछली क्लास की थी उसमें मैं आप सभी के लिए 100 एमसीक्यू लेकर आया था। जो स्टूडेंट्स अभी नई तैयारी कर रहे हैं और जो दिसंबर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए फाउंडेशन और बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, जो कि बहुत इजी थे। आशा है आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो आज हम थिंकर करने जा रहे हैं वो मैक्स वेबर है। इनके बारे में जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है, पहले देख लेते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, डेट भी साथ में याद रखें, 1905। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 22, एंड द सिटी 1922, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, ये सभी बुक है कि आप सभी को क्या है याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जो इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मैक्स वेबर की, वो भी आप लोगों को क्या है ये याद रखनी है। मेथडोलॉजी एंड वैल्यू जजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल टाइप्स, सोशल एक्शन, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 1864 में हुआ था और इनकी जो जीवन यात्रा थी वो 1920 तक थी। और जो इनका शोध था, रिसर्च था, वो किस पे था? हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल इन द मिडिल एजेस, 1889। ठीक है, और ये जो प्रभावित थे, जो इनके ऊपर किसका प्रभाव था, वो सिमिल और टॉनिस का था, सभी को याद रखना है। और इन्हें मार्क्स का भूत भी कहा जाता है, मार्क्स का भूत। इन्हें मार्क्स का भूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जो मार्क्स थे उन्हें क्या दिया था, कैपिटलिस्ट के बारे में उन्हें बताया था कि पूंजीवाद कैसे आया, क्यों है, और कहीं ना कहीं इनने भी उसके बारे में बताया है और उसे वे कहीं ना कहीं उसे अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें बताया है कि किस तरह से पूंजीवाद के तहत जो समाज में समाज बनता है और उसका अध्ययन किया जाता है। जो इन्होंने समाजशास्त्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, समाजशास्त्र की जो परिभाषा इन्होंने दी थी, समाजशास्त्र की परिभाषा जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है। कीवर्ड्स क्या है? व्याख्यात्मक। हाँ, जहाँ भी व्याख्यात्मक आपको दिखाई दे वो किसने बताया होगा? मैक्स वेबर ने दिया होगा। और क्या इसे क्या कहा जाता है? और निर्वाच निर्वाचनात्मक, निर्वाचनात्मक। ठीक है, जहाँ भी आप सभी को ये दिखे इसका मतलब क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ये डेफिनेशन क्या है आप सभी को क्या याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। मेथडोलॉजी ऑफ वैल्यू जजमेंट, वेबर का मानना है कि समाजशास्त्रियों का मूल्यांकनात्मक को नहीं बल्कि सर्वत्र सत्य वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहते हुए भी वैज्ञानिक विश्लेषण करने का एक सामान्य वैज्ञानिक तरीका यह है कि समाजशास्त्री केवल क्या है कि अध्ययन, क्या बोल रहा है, समाजशास्त्री केवल क्या है के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखें तथा क्या होना चाहिए को अग्रसर ना हो। वास्तव में एक घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसका यथार्थ अध्ययन का विश्लेषण किया जाए। यहाँ पर मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि जो घटना है उसको क्या करना है, उसी के उसी रूप में रखना है, उसे बदलने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और समाजशास्त्री केवल क्या है कि वो एक्चुअल में क्या है हम उसके बारे में स्टडी करें। वो क्या 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 है, इसको कब हम रिसर्च करेंगे और किस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने कहा था कि जो सत्य वैज्ञानिक विश्लेषण है इसके द्वारा इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके लिए कोई हमें ऐतिहासिक पद्धति की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या है कि एक क्रिया और कार्य और उसमें प्रभाव, इन तीनों से क्या है हम सत्य वैज्ञानिक की पद्धति को हम ला सकते हैं। और
वे पूरी तरह से ये भी नहीं मानते कि हमें विज्ञान की पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जब हम समाज की अध्ययन के लिए विज्ञान की पद्धति का प्रयोग करेंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, सत्य विज्ञान की होनी चाहिए, जिससे क्या है समाज का एक्चुअल अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल टाइप्स। वेबर ने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्रियों को उपकल्पना का निर्माण करते समय आदर्श प्रारूप का चुनाव करना चाहिए। आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है, ना ही आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक चुनाव का सम्मिलित द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, देख लीजिए जो मैक्स वेबर है, उन्होंने क्या किया कि जो समाज का अध्ययन है वो किसके अनुसार होना चाहिए, आदर्श प्रारूप। जो सामाजिक अध्ययन है, जो सामाजिक अध्ययन है वो होना चाहिए आदर्श प्रारूप के अनुसार, इसके अनुसार होना चाहिए। इससे पहले क्या थे, जो हमारे पास गॉस्कॉम थे या फिर दुर्खीम थे, वो किस पे जोर दे रहे थे, पॉजिटिविज्म पे दे रहे थे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद पे बात करते कि समाज का अध्ययन उस तरह से होना चाहिए। और इसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको जर्मनी में इसे क्या कहा जाता है, जर्मनी में वर्स्टेन, वर्स्टेन। ठीक है, वर्स्टेन इसे जर्मनी में कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। और जो असल में जो आदर्श प्रारूप होता है, एक आदर्श क्या होता है, एक रोल होता है, एक जो घटना होती है उसकी जो परिस्थिति होती है, एक घटना का परिस्थिति जो होती है उसका एक उसकी एक कल्पना करनी है। ठीक है, उस कल्पना को किस तरह से किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि जो उसकी कल्पना है वो कैसे की जा सकती है, सामाजिक यथार्थ के तहत, सामाजिक यथार्थ के तहत की जा सकती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आदर्श, कि एक आदर्श नागरिक कैसा होता है, जो कि समाज के अकॉर्डिंग काम करता है, या फिर रूल रेगुलेशन चलता है, उसकी वैल्यूज मॉरल जो हो वो बैलेंस में हो, ये सब चीजें क्या होती है, उसके उसको क्या एक आदर्श बनाती है। और एक क्या हो रहा है, एक इसमें क्या की जा रही है, एक हम क्या कर रहे हैं, एक तुलनात्मक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपने क्या इसमें याद रखनी है। जो अध्ययन करना है वो कैसे करना है, हमने सामाजिक यथार्थ के तहत करना है। सामाजिक यथार्थ जो कि समाज, जिसमें हम सामाजिक घटना को क्या एक कल्पना के तहत देख सकते हैं। एक्चुअली में क्या होगा कि हम पूर्णतः रूप से उसको सामाजिक यथार्थ के रूप में नहीं देख सकते, परंतु उसे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो घटना है वो सामाजिक यथार्थ के कितने नजदीक है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल एक्शन। इससे पहले जो हमने आइडल आइडल टाइप्स किए थे, आइडल टाइप्स किए, उसमें याद रखना है कि जो मैक्स वेबर ने कहाँ से लिए थे, वो टिल्थे एंड समनर। ठीक है, सोशल एक्शन, किसी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्ति के क्या मनोभाव तथा क्रिया का समावेश हो, और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब सोशल एक्शन होता है उसमें क्या होता है कि वो किसके बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच होगा, सिंगल पर्सन में नहीं होगा, दो व्यक्तियों के बीच में होगा। जब उन दो व्यक्तियों के बीच कोई भी एक्शन होगा, उससे क्या निकलेगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव निकलेगा, उसका कोई प्रभाव होगा या उसका कोई अर्थ होगा। देख लीजिए, सोशल एक्शन कब होता है, जब किसी के द्वारा क्या है, कोई एक्शन किया जाता है और उसका क्या होगा, समाज के लिए कोई अर्थ होगा या उसका कोई प्रभाव होगा। ठीक है, जो इन्होंने इसके बारे में बताया कि इन्होंने इसके बारे में 4 टाइप्स दिए थे सोशल एक्शन के। उसमें क्या थे, पहला था रैशनलिस्टिक एक्शन, 4 टाइप्स। इवैल्यूएटिव एक्शन, नंबर 3 इफेक्टिव एक्शन, एंड नंबर 4 ट्रेडिशनल एक्शन। ठीक है, ये सभी आपको क्या है याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने क्लास, स्टेटस एंड पावर,
की बात की है, इन दिनों के बारे में जानेंगे। जो क्लास है, वेबर ने वर्ग की व्याख्या उत्पादक संबंधों तथा वस्तुओं के अर्जन के संदर्भ में की है। वेबर ने सामाजिक वर्ग की धारणा मुख्यतः आर्थिक आधारों पर आधारित है। किसके आधार पर? याद रखना, आर्थिक आधार पर आधारित है। इस प्रकार वर्ग की व्याख्या में निम्नलिखित 3 तथ्यों उभर कर सामने आते हैं। 3 के बारे में बताते हैं। वो क्या है? लाइफ चांस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मार्केट कंडीशन। ये जो भी वे क्लास बताते हैं, ये पूर्णतः रूप से किससे जुड़े रहते हैं? उनका वो बताते हैं कि ये सब चीजें बाजार से ये सारी चीजें आती है। जो भी उत्पादन के संबंध होते हैं, वे कहाँ पर पैदा होते हैं? वे बाजार में पैदा होते हैं। वहीं से क्या एक वर्ग बनता है। ठीक है। और जो वो स्टेटस की बात करते हैं, स्टेटस मीन्स एक तरह की प्रतिष्ठा। ठीक है। जब हम स्टेटस की बात करेंगे, स्टेटस में क्या होता है? प्रतिष्ठा और सम्मान। इन दोनों का क्या है? हम आकलन करते हैं किसमें? स्टेटस में। ठीक है। सम्मान उसे क्लास के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। जो सम्मान होता है उसे क्या है? हम क्लास के साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे कि एक परिस्थिति के रूप में क्या हो सकता है? जिसके पास क्या है? उत्पादन नहीं होंगे, उत्पादन के साधन नहीं है, वो गरीब है, वो अपने रिसोर्सेज को पूरा नहीं कर पाता है, जो उसकी नीड्स है प्राइमरी, उनको पूरा नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है? जिसकी गुलाम वर्ग हो गया, ठीक है, गरीब हो गया, वो एक तरह की क्या है? एक मैक्स वेबर के लिए क्या है? वो एक परिस्थिति है, एक स्टेटस है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर। शक्ति क्या होती है? शक्ति स्वयं की इच्छा को दूसरों के विरोध करने पर भी पूरा किया जा सकता है। जो हमारी इच्छा है उसको क्या है? हम अगर कोई हमें मना भी करे कि ये आप गलत कर रहे हो या कुछ ये आपके लिए सही नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे। दूसरे अगर जितना विरोध करेंगे, हम फिर भी उसको पूरा करेंगे। ये क्या दर्शाता है? उसकी शक्ति बताती है। ये उसके पास क्या है? पावर है। ठीक है। शक्ति में प्रतिकार का होना अनिवार्य नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि शक्ति जो होती है ना, उसमें जो प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार का होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिकार मतलब एक तरह से विधानिक सत्ता। ठीक है। विधानिक सत्ता का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। परंतु जहां पर प्रतिकार होगा वहां पर क्या होगी? शक्तियां होगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना। जहां पर प्रतिकार होगा वहां पर सत्ता होगी। और जहां पर इस शक्ति को, जिस भी प्रकार की शक्ति होगी, जिस भी प्रकार की पावर होगी, जहां पर उसे किसी समुदाय के द्वारा या किसी समाज के द्वारा उसे क्या एक वैध माना जाएगा कि ये शक्ति क्या है? एक वैध है। ठीक है। हाँ, ठीक है, कि हम मानने लगे कि जो शक्तियां है ये एक तरह की सही शक्तियां हैं, एक वैध शक्तियां हैं, वहां पर वे शक्तियां क्या है? प्रतिकार का रूप ले लेती है। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। जो मैक्स वेबर है उन्होंने क्या किया था? अथॉरिटी को 3 तरह से बताया था। लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है। लीगल अथॉरिटी यानी वैधानिक सत्ता, वैधानिक सत्ता, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सत्ता, और करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता। ठीक है। वैधानिक सत्ता क्या सत्ता होती है? जो कि शासकीय सत्ता हो, शासकीय सत्ता। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी, देख लीजिए वर्तमान समय में कैसे हमारा समाज चल रहा है, उसमें जो पावर पाई जाती है उसमें मैक्सिमम पावर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है। उसमें क्या होते हैं? रूल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, जज हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है, कलेक्ट, ये सभी जो है ये लीगल अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है। और दूसरी बताई थी इन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी, परंपरागत सत्ता। ये परंपरागत सत्ता क्या होती है? जिसमें परंपरा के बल पर सत्ता पर अधिकार जमाया जाता है या बताया जाता है कि जो भी परंपरा में चल रही सत्ता थी उसको ही आगे फॉलो किया जाए। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि राजा का राजा का जो बेटा होगा वो क्या होगा? राजा होगा।
ठीक है। इस प्रकार की जो भी सत्ता होगी वो परंपरागत होगी। किसी बहुत से गांव में इस तरह की सत्ता अभी वर्तमान समय में चल भी रही है। ठीक है। और थर्ड है कृष्णमयी सत्ता। कृष्णमयी सत्ता होती है, वे सत्ता होती है जो कि खास व्यक्तियों के प्रति उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी श्रद्धा होती है। ठीक है। मतलब जो कि कोई पॉपुलर पीपल है, पॉपुलर नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, जो खास व्यक्ति है हमारे, खास व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, उनके उनके लिए क्या है, श्रद्धा है। किसी समुदाय की श्रद्धा है, किसी समाज की श्रद्धा है। ठीक है। किस प्रकार की श्रद्धा है, जो वे कार्य करते हैं वो उनके लिए एक वैध होते हैं। जो भी कार्य वे करते हैं वो उनके हित में होते हैं और उसे वे इतने उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो जो भी डिसीजन वे लेते हैं उसे क्या है वो मान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए हमारे धार्मिक नेता हो गए हमारे, और एग्जाम्पल महात्मा गांधी हो गए। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें जिसे हम क्या है कृष्णमय सत्ता के साथ देख सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक संस्तरित सामाजिक संगठन होता है। इस संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ शक्ति या अधिकार होते हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक समाज में राज्य प्रशासन, राज्यों या अन्य संगठन जैसे विज्ञान तथा तकनीक, उद्योग एवं वाणिज्य को सुचारू रूप से चलाना होता है। नौकरशाही का लोकतंत्र से घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। वेबर क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एक जो कार्यालय हो या तंत्र की शक्ति, तंत्र की शक्ति। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। वेबर मानते हैं कि जो समाज में हर व्यक्ति है उसके पास क्या है, कुछ ना कुछ शक्तियां होती है, जो कि अंडर किस में आती है, रूल एंड रेगुलेशन, जो कार्यालय की होती है। ठीक है। कार्यालय या तंत्र की शक्तियां जो होती है उसके अंडर जो हर व्यक्ति आते हैं उनके पास क्या है, अलग अलग शक्तियां होती है। जिससे क्या होता है कि किस लिए होती है वो, समाज, समाज के लिए होती है, समाज राज्यों के लिए होती है। क्यों होती है, क्योंकि सुचारू रूप से कार्य उसमें क्या है चल सके। ठीक है। और मैक्स वेबर ने क्या बात की, जो नौकरशाही होती है उसका किससे घनिष्ठ संबंध होता है, लोकतंत्र से होता है। ये इसके काफी नजदीक होती है। ठीक है। इनका क्या आपसी लिंक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। धर्म का समाजशास्त्र। वेबर की सबसे महत्वपूर्ण देन है। धर्म मानव मूल्यांकन को, सॉरी ये गलत हो गया, धर्म मानव के मूल्यों, विश्वास और व्यवहार, व्यवहार की व्यवस्था है जो मानव समाज के कार्यों व अभिविन्यास को नियमित करता है। ठीक है। और मैक्स वेबर ने धर्म को क्या है, दो भागों में बांटा था, विश्वास मूलक धर्म या मुक्ति धर्म, कर्म कांड से जुड़ा धर्म। ठीक है। और इन्होंने इसमें बताया था कि जो धर्म होते हैं उनके क्या है, अलग अलग गतिविधियां होती है, और उन गतिविधियों के लिए जो आगे लोग रखे गए होते हैं जिनका वो उत्तरदायित्व होता है, उसमें क्या होता है, जो वे लोग होते हैं उसमें अलग अलग धर्म के लिए, जैसे कि कोई पुरोहित हो गया, ठीक है, या पैगंबर हो गया, ठीक है, पैगंबर, या फिर कोई जादूगर टाइप। ठीक है। इस तरह से क्या है, अलग अलग धर्म में अलग अलग उत्तरदायित्व हर लोग के लिए दिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वेबर ने अपने प्रमाण में विश्व के निम्न छह मान धर्म को चुना, जिसमें कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी। ये आप सभी को क्या है याद रखने हैं। ठीक है। वे बने इनमें से प्रत्येक धर्म के आर्थिक चरण का, किसका, आर्थिक चरण का विश्लेषण किया तथा फिर उन आचरणों के उस धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव को सिद्ध किया। ठीक है। देख लीजिए इससे क्या समझ आ रहा है हमें, जो ने ये इस धर्म की स्टडी की, ठीक है, कौन सी बुक में की थी इन्होंने ये, इन्हें जो मोस्टली जो काम किया था, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कब की बुक थी ये, 1905।
इसमें क्या प्रोटेस्टेंट जो धर्म था तथा पूंजीवाद के संदर्भ में की थी ने उन दो का ने क्या देखा था, आपसी संबंध देखा था। और उन्होंने देखा था कि जो भी आचार व्यवहार या मोरल जो है, रूल रेगुलेशन है, ये सभी जो धर्म के है, इसके कारण ही समाज में क्या होता है, आर्थिक स्थिति पैदा होती है, या जो सामाजिक संगठन का व्यवहार है वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यो प्रमाणित करने के लिए कि इन दोनों का क्या है, एक आदर्श प्रारूप को चुना इन्होंने। इसमें किसको चुना है, जो इसको प्रमाणित करने के लिए इन्होंने आदर्श प्रारूप को इसमें चुना था। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। एंड आशा है सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी कुछ हद तक क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप सभी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो या मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की क्वेरीज हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8679890358 पे कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।